गदर 1857 का। बरतानवी हुकूमत ने सारे मुल्क को इंतकाम की आग में झोंक दिया था। हजारों मासूम और बेगुनाह इंसान जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो गए थे। न गोर है, न कफन है, न रोने वाले हैं। इस गदर ने हिंदुस्तानियों को कहीं का न रखा था। मिट गए तेरे मिटाने के निशान अब तो, मिट गए तेरे मिटाने के निशान अब तो, ए फलक इससे ज्यादा न मिटाना हरगिज। गम और मायूसी की घटाएं हर तरफ से उमड़ी चली आ रही हैं। जिंदगी एक बोझ बन चुकी है, ताहम सीने में एक कांटा सा खटक रहा है। ऐसे में एक अल्लाह का बंदा सैयद अहमद जब इस मौजे दरिया को सर से गुजरता हुआ देखता है तो उसका दिल तड़प उठता है। मसलिहत खामोश इशारा करती है कि घर में बैठे रहो, लबों को सीधो। सहूलत पसंदी चुपके से कान में कहती है कि यहां से हिजरत कर जाओ और इन मुसीबतों से छुटकारा पाओ। लेकिन नहीं, सैयद अहमद ने नाउम्मीदी में उम्मीदी की किरण के साथ इल्म की शमा को थामे, कौम को गुप्त अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने के लिए सर से कफन बांधकर सच्चे मर्द मोमिन का हक अदा कर दिया। गदर के बाद न मुझको अपने घर लुटने का रंज था, न मुझको अपने मालो बाप के जाया होने का। जो कुछ रंज था अपने कौम की बर्बादी का। आप यकीन कीजिए इस गम ने मुझे बूढ़ा कर दिया, मेरे बाल सफ़ेद कर दिए। जो ख्याल पैदा हुआ कि किसी गोशाए आसियत में जा बैठी, लेकिन नहीं, मैंने हिजरत का इरादा तर्क किया और अपने कौम की भलाई के लिए जद्दोजहद के राह इख्तियार किए। सर सैयद की निगाह ने इस राज को जान लिया था कि कौम की तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जिस वक्त तक वो दीन के साथ साथ दुनियावी उलूम से भी आरास्ता ना हो। उनका मकसद था कि कौम जदीद तालीम और साइंसी उलूम हासिल करे। इसलिए उन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इसी सिलसिले में 1869 को सर सैयद अहमद विलायत का सफर किया। हर उस शख्स से मुलाकात की जिससे कौम का फायदा हो सकता था। 4 सितंबर 1870 को वो हिंदुस्तान वापस लौटकर लोगों की जहन साजी के लिए जगह जगह लोगों से बातचीत की और एक रिसाला तहजीबुल अखलाक के नाम से जारी किया। तालीम का मकसद है कि इंसान की अक्ल और समझ को रोशनी मिले, वो हालात को समझने और सही और गलत के बीच तमीज़ करने के काबिल बने। लेकिन हुकूमत का यह ख्याल था कि हिंदुस्तानियों को ऐसी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें सिर्फ उतनी तालीम दी जाए जितनी की रोज़ी रोटी कमाने के लिए ज़रूरी है। उन्हें तमाम इल्म देने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 इल्म ही काफ़ी हैं, जोग्राफिया और हिसाब। मेरी साफ राय है कि देसी ज़ुबान में तालीम देने की पॉलिसी हुकूमत ख़त्म कर दे और सिर्फ अंग्रेज़ी मदरसे और स्कूल कायम करे, क्योंकि अंग्रेज़ी बिलाशुबा ऐसी ज़ुबान है जिसमें हर किस्म की आला तालीम दी जा सकती है। इससे हम हिंदुस्तानियों की ये बदगुमानी कि हुकूमत हमें आला तालीम नहीं देना चाहती, ये ख़त्म हो जाएगी। इन सब बातों का ख्याल करते हुए मैं यहाँ गाज़ीपुर में एक मदरसा कायम करने जा रहा हूँ जिसमें दुनियावी और साइंसी उलूम के तालीम दिए जाएंगे। शुक्रिया। सर सैयद इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि जदीद उलूम और आलमगीरी मालूमात को अगर अपने बस में करना है तो अंग्रेज़ी ज़बान को सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंग्रेज़ी तो उस वक़्त फिरंगियों की ज़बान थी, कुफ्र की ज़बान थी। सर सैयद की नेक नियति को शक की निगाह से देखा गया, बदले में बहुत बदनामियाँ मिली। लेकिन इन नासाज़गार हालात के बावजूद 24 मई 1875 को मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली गई।
अम्मा मियाँ, तुम्हें मालूम भी है सैयद अहमद क्या कहता है? क्या कहता है? वो तो कहता है कि हमारे बहू बच्चे बेटियां अंग्रेजी तालीम हासिल करेंगे। ला हौल वला कुव्वत। अरे सुना है जनाब, अब सैयद बनारस छोड़ के विलायत के दौरे पे हैं। मक्का के बदले लंदन के हज को जाते हैं। लंदन जाके अंग्रेज बनेंगे, अंग्रेजों की गर्दन मरोड़ी मुर्गी मजे ले ले के खाएंगे। अब तो मजे हैं लाट साहब के, काम का काम, कौम का नाम। बहुत खूब फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। लो इसी बात पे शेर याद आ गए। इरशाद, इरशाद। लंदन से दिल्ली आए 10 यौम के लिए, ये जहमतें उठाई फकत कौम के लिए। खुदा के फैसले नेक नियति पर होते हैं। नेक नियति और खुदगुस्ताख हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। एक तरफ मुखालफत थी तो दूसरी तरफ चाहने वाले भी थे। सुना है सैयद ने अपना था गिरवी रख दिया है, गिरवी गिरवी रख दिया है? हाँ, वो भी 10,000 में। 10,000 में? अरे पागल हो गई ये सैयद अहमद। इन फिरंगियों को अपने हिंदुस्तान से बाहर निकालने के बजाय उनके उलूम सिखाना चाहता है हमारे बच्चों को। ला हौल वला कुव्वत। क्या समा गया उनके दिमाग में मालूम नहीं। अरे मुझे तो ताज्जुब है इस बात पर कि कुछ लोग उनकी बातों में आ गए हैं। फरोख हो गए विलायत से शेख जी। सावन के अंधे को तो सब हरा ही हरा नजर आता है। लो एक और शेर इरशाद, इरशाद। फरमाइए। जाहिर हुई कमेटी वो कॉलेज की एक लकीर, आखिर इसी लकीर के सब हो गए फकीर। देखो मियाँ अब्दुल्ला जा रहे हैं। मियाँ अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए, कल कहाँ लिए जा रहे थे उन बच्चों को? सर सैयद के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। अच्छा, तो हुजूर आला उन बच्चों को सैयद के स्कूल में दाखिल कराने ले जा रहे थे? जी, वहाँ पर तालीम जदीद तर्ज पे दी जा रही है। क्या आप पागल हो गए? अब हमारे मासूम बच्चे अपनी जबान छोड़ के उन फिरंगियों की जबान सीखेंगे? लानत है सैयद अहमद पर, खुद तो बदनाम था ही, हमारा भी नाम खराब कर दिया। अरे काफिर है काफिर, कुफ्र की जबान सिखाना चाहता है वो। अरे इतना ही शौक है भाई पढ़ने का तो खुद जाके पढ़ो उस मदरसे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मियाँ, सैयद अहमद तो तालीम में नई सोच और नई रोशनी लाना चाहते हैं। मैं तो उनकी बातों से ना सिर्फ मुतासिर हूँ बल्कि उनकी बातों से मुत्तफिक भी हूँ। आप क्यों कर रहे हैं उनकी मुखालिफत? नवाब साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ कि हमें इस नई रोशनी को खुशामदीद कहना चाहिए। जनाब बस भी कीजिए, जाने दीजिए। अरे रहने दो अम्मा, हमने भी खूब कर लिए नई रोशनी की बात, हमसे बहुत न कीजिए आप 3-5। मियाँ आप कुछ भी कह लीजिए, मेरा दिल तो कहता है सैयद अहमद हक पर हैं। सही फरमाया। अरे ये तो बातें करते रहेंगे, फालतू के चक्कर में आपका बनवा अंग्रेज, इनकी बातों में मत आना। नवाब साहब आपने सही कहा। उनके हम ख्यालों में इजाफा तो हुआ लेकिन लोगों के गुस्से में कमी नहीं आई। जमाने की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी तहरीक को जारी रखा। सर सैयद की मुखालिफत में अब इस कदर शिद्दत पैदा हो गई कि अब सांस भी लेना मुश्किल हो गया। गैर तो गैर, अब तो घर के अंदर भी मुखालिफत का सामना किया। खुशी की बात है अब्बा जान, कम से कम आपको एहसास तो हो रहा है कि जिस कौम के लिए आप भेजे जा रहे हैं व्हाट दे आर गिविंग बैक टू यू। ये फतवे, ये पैम्फलेट्स, ये अखबारों में आपकी मुखालफत की आर्टिकल्स, ये बदनवानी, ये करप्शन के चार्जेस, ये गबन, ये धांधली के इल्ज़ाम, ये अब्बा जान ये। महमूद बस कीजिए बस। मैं और तुम्हारा वालिद पहले से ही अफसरदा है, वो बहुत परेशान है। क्या यह सब कुछ कहना अभी जरूरी है? अफसोस की बात नहीं है हाली साहब, दुख की बात है, दुख की। ज़रा सोचिए, मेरे वालिद ने एक कौम की भलाई, कौम की फलाह के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी ज़मीन जायदाद बेच डाली, अपनी बीवी बच्चों की परवाह तक नहीं की। अरे मेरे बेटे के अकीके में राजा जय किशन दास जी ने जो 500 रुपये का नजराना दिया था वो तक मेरे वालिद ने स्टेची हॉल की तामीर में लगा दी। और ये इमदाद अली लिखता है कि स्टेची हॉल में जो डोनर्स के नाम पे तत्वे लगाए जा रहे हैं उसमें सर सैयद ने अपने 5 साल के पोते रोस मसूद का नाम का पत्थर लगवा दिया है। अपने खानदान वालों को प्रमोट कर रहा है। हमने वो रोस मसूद के नाम का पत्थर वहाँ से निकलवा दिया। क्या सुन रहे हैं आप अब्बा जान? कब तक आप इन जाहिलों के लिए अपनी हस्ती, अपना नाम और निशानी ही मिटाते रहेंगे? कब तक? ये कोई एहसान मानने वाले नहीं है। देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये 2 कौड़ी के कमजोर लोग बड़े ही शान से सर उठा के कहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन सर सैयद अहमद खान ने नहीं, हमने बनवाया है, हमने। बेटे, जाहिल ही जालिम होता है। तालीम याफ्ता से इंसाफ पसंदी की उम्मीद की जाती है। इंसाफ? किस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं आप?
तालीम याफ्ता ही ये हरकतें कर रहे हैं और हमें कौन इंसाफ देगा? हम जो आपकी सूरत देखने के लिए घर में तरसते रहे, आपने अपना तन मन धन कौम को तालीम की रोशनी देने के लिए वक्फ कर दिया, और आपके घर का अंधेरा बढ़ता ही रहा। महमूद बस कीजिए, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। सैयद साहब आप चलिए। जू जू मुखालफत बढ़ती गई, उनके हौसले और मजबूत होते गए। 8 जनवरी 1877 को मदरसतुल उलूम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हो गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अब इस ख्वाब की ताबीर तो रुपए पैसे के बगैर नहीं हो सकती थी। सैयद अहमद ने अपने दोस्तों, साथियों, सबसे मुतालबे की। उनके दोस्त चंदा देते देते थक जाते, लेकिन वो मांगते मांगते न थकते। चंदा मांगते वक्त उन्होंने इस बात का ख्याल कभी नहीं किया कि मैं कौन हूं, किससे मांगता हूं और किस हाल में मांगता हूं। अरे मुझे अपने बच्चों को अंग्रेज नहीं बनाना, मैं तो पहले से गरीब हूँ, तुम मेरे पास भी आ गए। जनाब फिर भी कुछ मदद कर देते। ये लो, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, और जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हाली साहब, ये भी बहुत काम आएगा, इसका एक और जोड़ा बनवा लेंगे। भाई मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब, हम तो आपको चंदा देते देते थक गए। जनाब कुछ दिन में हम मर जाएंगे, फिर आपसे कौन चंदा मांगेगा? खुदा के वास्ते मरने की बात ना कीजिए, ये चंदा रख लीजिए। अगर आप मर गए तो कॉलेज कौन बनवाएगा? अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। भी आ गया। वालेकुम अस्सलाम, बताइए क्या काम है? जनाब चंदे के लिए मदद कर दे। अरे आपको मेरा भी पता किसी ने दे दिया? चंदा चंदा, ये लीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है मेरे पास, और जाइए अपना रास्ता देखिए। सैयद साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं। हाली साहब, इन्हीं निकुस्त की बातें बननी है। सैयद अहमद ने मजबूर होकर फकीरों का लिबास पहना, गले में झोली डालकर दर दर की भीख मांगी। चारों तरफ से मुखालफत, तासुब, तंग नजरी जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो सर सैयद ने गम और हसरत के साथ कौम को आगाह किया। ऐ साहिबों, हमारी जिंदगी करीब अख्ताम है। चंद साल ही हमारी और तुम्हारी जिंदगी में बाकी हैं, और जल्द ही हम जमीन में गड़कर या मरघट पर जलकर खाक हो जाएंगे। मगर याद रखो ये बच्चे जिनको तुम यहाँ जवान छोड़ जाओगे, उनका ये हाल होगा कि रोज बरोज वो मुफलिस व जलीलो ख्वार होंगे, जेल खाने उनसे भरा करेंगे। ऐ मेरे कौम के लोगों, अपने अजीज और प्यारे बच्चों को यूं गारत न करो, उनके आइंदा जिंदगी अच्छी तरह बसर होने का सामान करो। तुम मुझे कुछ भी कहो, मेरी सुनो या ना सुनो, मगर याद रखो, अगर तुम उन्हें एक कौमी तालीम के तौर पर तालीम न दोगे तो वो आवारा खराब होंगे। तुम उनकी हालत देखकर पछताओगे और रोगे, मगर कुछ न कर सकोगे। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी रूह तुम्हारी औलाद की जिंदगी देखकर कब्रों में तड़पेंगी, और तब तुमसे कुछ न हो सकेगा। सर सैयद अब निहायती अलील हैं, जिस्मानी कुव्वत जवाब दे चुकी है, मर्जुल मर्ग में मुब्तला है। जिंदगी है जो साथ छोड़ने को है, लेकिन इनका दिल कौम के लिए तड़प रहा है, जहन इदारे को लेकर फिक्रमंद है। हाल और मुस्तकबिल के बीच सर सैयद की सांसें अटकी हैं। और फिर 1898 मार्च की वो 27 तारीख, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। सर सैयद अहमद खान ने दाई अजल को लब्बैक कहा। सैयद साहब बैठे रहिए सरकार, बैठे रहिए। ये कौन सी जगह है? ये हमारा घर नहीं। ये बैतुल से सरकार, बैतुल कौन लाया मैं यहाँ? नवाब इस्माइल साहब लेकर आए। क्यों? ये मत पूछिए सरकार, अल्लाह का करम है कि आपको कुछ याद नहीं। हमारा बेटा कहाँ है? महमूद 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 कहाँ है? वहाँ कोई नहीं है सरकार, कोई नहीं है, आप बैठ जाइए। ये बाबू श्याम बिहारी लाल है ना, जिसने कॉलेज के 1,50,000 रुपए गबन करके भाग गया था।
नहीं कप्तान पकड़ो इसे, इसकी वजह से हमने कितनी जिल्लत नहीं सरकार, सरकार नहीं, हमारी लाल खुदकुशी करके मर गया है सरकार। खुदकुशी बैठ जाइए। वाले बहन नहीं दिया, हम बेगुनाह कैसे साबित होंगे? आप बेगुनाह है सरकार, आप बेगुनाह है, आप पर लगा इल्जाम झूठा है सरकार, झूठा है। आप बैठ जाइए। ये ईश्वरी प्रसाद आया, ये मेरे कॉलेज का पहला ग्रेजुएट, इसको हमने खुद डिग्री दी थी अपने हाथों से। नहीं सरकार, वहाँ पर कोई नहीं है, आप बैठ जाइए। ये शेख अब्दुल्ला है, तालीम है मिसवा का अलम बरदार शेख अब्दुल्ला, और तुम कहते हैं यहाँ कोई नहीं। बैठ जाइए सरकार, आओ मेरे जिगर बैठ गोशो, जाइए हमने जो इनकी शमा जलाई है उसकी रोशनी फीकी मत पड़ने देना सरकार। था वक्त ये कि तुम्हारा आलम मुनव्वर रहे, आपको कुछ नहीं होगा सरकार। चिरागों की तरतीब जारी रहे। शिबली साहब, हम रहे या ना रहे, शिबली साहब। हम रहे या ना रहे, मेरे ख्वाबों की ताबीर तुम हो। नहीं सरकार, ला सरकार। इलाहा शिबली साहब, इल्लल्लाह शिबली साहब, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार, सरकार। नहीं शिबली साहब, नहीं, ये मत पढ़िए, मैं दोबारा यतीम नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, न भूलो फर्क जो है कहने वाले और करने वाले में, कहे जो चाहे कोई, मैं तो ये कहता हूँ है खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। बरसों की मुसलसल जद्दोजहद ने बिलाखिर फिजा हमवार कर ही दी। 1875 में कायम करदा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। अलीगढ़ के खामोश वीरानों में बहार के आसार नजर आने लगे। अस्सलाम वालेकुम। Very well done, boys. Really, you brought tears in our eyes. You really took us back into that era of Sir Syed Ahmad Khan's struggle to establish this great institution. Very nice act. Well done, boys.